नमस्ते। विज्ञान अभ्युदय में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आर्यभट्टीय गणित के काल क्रियापद को देख रहे थे, तो हमने जो 15 श्लोक थे, 15 श्लोकों तक देख चुके हैं। उसके आगे अब 16वें श्लोक से देखना है। अब एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि हमने पिछले श्लोकों में देखा कि जो ग्रहों की गति को देखा कि कौन सा ग्रह तेज है, कौन सा ग्रह धीमा है, किसकी कक्षा बड़ी है, किसकी कक्षा छोटी है। यह क्रम हमने यहाँ पर देख लिया था। ठीक है। अब इसके बाद जो उनकी गतियों के आधार पर उनको विभाजित करके अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है वार का। ठीक है, वार का, जिसे हम जैसे शनिवार रविवार आदि मानते हैं, और इससे ही जुड़ा जो फलित ज्योतिष पक्ष है उसे भी थोड़ा सा यहाँ समझने का कोशिश करेंगे, है ना, कि वो आधार है उसका या फिर वो आधारहीन है। ठीक है, तो हम इस श्लोक की व्याख्या शुरू करते हैं। तो शनि आदि ग्रह ग्रह शीघ्रता के क्रम में 7 होराओं के स्वामी होते हैं। देखो, होरा को समझे तो आप एक दिन में 24 घंटे हैं, तो आप प्रत्येक घंटे को एक होरा मान लीजिए। साफ सिंपल बात है, क्योंकि एक पूरे दिन में 24 होरा होते हैं और प्रत्येक होरा बराबर समय का ही है। अब होगा क्या कि जो उस होरा में जब सूर्योदय होगा, ये लिखा हुआ है सूर्योदय, तो सूर्योदय जब होगा तो उस वक्त जो हो रहा है ना, उसमें कौन सा ग्रह है ना, उसकी गति के आधार पर, तो उसके आधार पर क्या होता है, वारों का नामांकन होता है। तो यहाँ पर समझ गए आप कि होरा से या उससे उसका कोई लेना देना नहीं है कि सूर्य का प्रभाव पड़ेगा तो नौकरी लग जाएगी, वो लग जाएगी, है ना। यहाँ पर क्या लेना देना है कि कौन सा ग्रह अधिक प्रबल है, कौन सा ग्रह सूर्योदय के हमारे पास है ना, उसकी गति किसकी अधिक है। ठीक है, इस आधार पे है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे कि शनि आदि ग्रह शीघ्रता के क्रम में 7 होराओं के स्वामी होते हैं ना। और ये होरा इस प्रकार हो सकते हैं ना, 1 2 3 4 7 तक आए, फिर 7 के बाद फिर 14 तक आए, 21 तक आए, और ये 24 तक आ गए। ठीक है, अब इसके बाद बात करें, यद्यपि इन सब ग्रहों की रेखिक चाल एक ही है ना, लेकिन कलाओं के दृष्टिकोण से हम देखें तो शनि सबसे कम चलने वाला ग्रह है ना, और स्लो भी है। उसके बाद ये जो बृहस्पति है, इसको गुरु भी कह सकते हैं, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्रमा, इनकी चालें बढ़ती जाती हैं। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी से इनकी दूरियां कम होती जाती हैं। समझ रहे हैं आप, चंद्रमा सबसे पास है, बाकी चीज़ें दूर है ना। तो इस क्रम में ये चीज़ कही जा रही है। तो अब हम देखिए, प्रथम होरा का स्वामी शनि है ना। तो अगले दिन का कौन होगा, जो रिपीटेशन आएगी, है ना, ये कितने दिन बाद आएगी, जो सप्ताह है ना, उसमें से आप पूरा बैक जाएंगे तो उस आधार पे आपको रिपीटेशन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि दिनपति कैसे चुना जाए, है ना। तो इन्होंने क्या कहा, शीघ्रता के क्रम में चौथे सूर्योदय से दिनपति होते हैं, है ना। जब चौथा होगा जो, और सूर्योदय के समय जो सा ग्रह होगा, तो उस आधार पर ये चुना जाएगा। तो अब देखिए, यदि प्रथम होरा का स्वामी रवि है ना, तो यहाँ पर आप रवि देखिए, है ना। तो रविवार आता है, रविवार के बाद कौन सा आता है, तो आप इसके आधार पर देख सकते हैं। एक रविवार हो गया, दूसरा शुक्रवार हो गया, तीसरा बुध, तो चौथा चंद्र आ गया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार आएगा। इसी को ही चंद्र के आधार पे ही सोमवार बोल देते हैं। तो अब इसके बाद कौन सा आएगा, तो चंद्र 1 हो गया, शनि 2 हो गया, गुरु 3 हो गया, और मंगल 4 हो गया। तो सोमवार के बाद कौन सा आता है, मंगलवार। इसी प्रकार मंगलवार 1 हो गया, रविवार 2 हो गया, शुक्र 3 हो गया, चौथे पे क्या आ गया, बुध आ गया। तो मंगल के बाद कौन सा आएगा, बुध। अब बुध 1 हो गया, चंद्र 2 हो गया, शनि 3 हो गया, चौथे पे क्या आ गया, गुरु। तो बुध के बाद कौन सा आएगा, गुरु आएगा। अब आप समझ सकते हैं कि सप्ताह की प्रणाली किस प्रकार है, और अलग अलग होराओं में, है ना, अलग अलग समय काल आ सकते हैं होराओं के अनुसार, कि उसमें वो ग्रह उधर पावरफुल हो, उस ग्रह की गति अधिक हो, इस आधार पर ये चुने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 17 18 19 श्लोक हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, इसका जो गणितीय पक्ष है, गणितीय पक्ष आएगा, उसको हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। एक बार ये काल क्रियापद पूरा हो जाए, उसके बाद हम गणित पाद को थोड़ा सा लेंगे, क्योंकि हमें उसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हुई, लेकिन बहुत कठिन है, उनको प्रैक्टिकली समझाना बहुत कठिन कार्य है ना, और इतने संसाधन नहीं है कि उसको ठीक से एक्सप्लेन किया जाए, है ना। और कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए एक अलग से सेपरेट बनाया जाए, गणित पाद के लिए भी। उसके बाद ट्राई करेंगे कि इसका गणितीय रूप आपको प्रदर्शित करें। अभी हम सिंपल भाषा में ऊपर ऊपर से आपको इसको कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है, प्रत्येक ग्रह अपनी मध्यम गति से कक्षामंडल और प्रतिमंडल पर घूमते हैं। ठीक है, अपनी मध्यम गति से, मध्यम गति को हम स्पष्ट कर चुके हैं पहले, क्या होती है, औसत गति, है ना। औसत गति या मध्यम गति एक होती है। ठीक है, अर्थात मध्यम ग्रह कक्षामंडल पर तथा स्फुट ग्रह प्रतिमंडल पर, इसको भी पहले आ चुका है पूरा ये, कि मध्यम ग्रह कक्षामंडल और स्फुट ग्रह प्रतिमंडल क्या होते हैं ना। तो इसमें मध्यम गति से चलते हैं ना। तो आपको यदि ये समझ में नहीं आ रहा हो, हालांकि हम वीडियोज़ में बता चुके हैं, लेकिन इसके लिए कोशिश करेंगे कि एक अलग वीडियो भी बनाया जाए। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि सीरीज के बीच में ना आए, तो इस वजह से कोशिश कर रहे हैं कि इसके साथ साथ बताया जाए, तो एक उसको अलग से बनाए, है ना। तो इसमें ही हमने बता दिया था।
वे मंदोच्च से अनुलोम गति से, अर्थात अनुलोम गति का अर्थ क्या होता है, पूर्वाभिमुख, है ना। तो एक बात देखिए, मंदोच्च क्या है, इसको भी हम बता चुके थे कि अधिकतम दूरी पर स्थित वे बिंदु जहाँ पर जो जो व्रत में ग्रह की गति है वो वहाँ पर धीमी होगी, लेकिन धीरे धीरे धीमी होगी, है ना। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर हम बात करें तो इसमें जो गति हमको प्रदर्शित होती है वो अनुलोम गति से होती है, और जो शीघ्रोच्च होते हैं ना, जहाँ पर तेज़ी से मान परिवर्तित होते हैं, तो वहाँ पर हमको गति प्रतिलोम दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर बात यह है कि ऐसा नहीं है कि दिशा ही उल्टी हो जाएगी, है ना। ग्रह कभी भी अपनी दिशा नहीं बदल सकते, वो तो एक ही दिशा में गति करते हैं। ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि हमें ऐसा लगता है ना। आप देखेंगे, आप यदि ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं यहाँ से, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो उसकी दिशा विपरीत हो गई है, उसकी गति के कारण ऐसा लगता है ना। क्योंकि हम सब कुछ सापेक्ष में देखते हैं, रिलेट करके देखते हैं ना। तो कोई चीज़ अचानक से धीमी हो जाए, तेज़ हो जाए, तो हम उसकी गति में हमें आगे पीछे परिवर्तन लग सकते हैं। इस प्रकार ग्रह की पूर्वामुख गति मंदोच्च से अधिक होती है, ठीक है। और अतः मंदोच्च की अपेक्षा वे पूर्व की ओर चलते हैं, परंतु शीघ्रोच्च पूर्व की ओर और ग्रहों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से चलता है, अतः उसकी अपेक्षा ग्रह पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं, है ना। यहाँ पर इसकी व्याख्या आगे दे चुके हैं कि भाई क्यों वो प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उसके जो वही है सापेक्ष देख रहे हैं, वो अधिक शीघ्रता से चलता हुआ दिखता है, तो इस वजह से वो स्लो होने के कारण वो दूसरी दिशा में अपने को प्रतीत होता है, ऐसा, है ना। तो ये सिर्फ प्रतीत होता है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। उसके बाद ग्रहों का प्रतिमंडल प्रत्येक कक्षामंडल के तुल्य होता है ना। जो प्रतिमंडल है वो भी कक्षामंडल के तुल्य होता है, किंतु प्रतिमंडल का केंद्र, देखिए यहाँ पर भी परिभाषा आ गई है प्रतिमंडल की क्या होती है, पहले भी बता चुके थे, यहाँ पे भी आ चुकी है। इन्होंने श्लोक में पूरा स्पष्ट किया 18वें श्लोक में कि जो कक्षामंडल और प्रतिमंडल में मुख्य अंतर क्या है, कि जो प्रतिमंडल का केंद्र है ना, वो पृथ्वी के केंद्र से भिन्न होगा, ठीक है। जो पृथ्वी का केंद्र है उससे भिन्न होगा, जबकि जो कक्षामंडल है उसका केंद्र होगा जो, वो पृथ्वी ही होगा, है ना। पृथ्वी के केंद्र का वही केंद्र होगा, है ना। उसी को सर्कल, उसी को वृत्त मान के हम करते हैं कैलकुलेशंस, ठीक है। उसके बाद आई बात 19वें श्लोक की, ग्रहों के प्रतिमंडल के केंद्र, है ना, ग्रह के जो प्रतिमंडल के केंद्र है और जो पृथ्वी के केंद्र का जो अंतर है दोनों के बीच में, है ना, प्रतिमंडल के केंद्र में और ग्रह के केंद्र में, तो उनके निचोच वृत्त के व्यासार्ध के तुल्य होता है ना। तो उसके जो व्यासार्ध मतलब आप समझ गए, त्रिज्या, व्यास का आधा त्रिज्या, है ना। तो व्यासार्ध के तुल्य होता है। निचोच वृत्त की परिधि पर ग्रह मध्यम गति से चलते हैं, है ना। जो निचोच वृत्त है ना, अपन ने जैसे आप देखिए ग्रह की ये वृत्त मान के चलिए इसको आप, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से ले लेते हैं, है ना। तो ये मान के चलिए, इसके बाद क्या करना है कि जैसे यहाँ पर ये ग्रह अधिकतम दूरी है, यहाँ पर मान के चलिए, तो यहाँ पर जो शीघ्रोच्च उसको भी एक वृत्त से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर जो इसके ये है ना, मंदोच्च है या शीघ्रोच्च कुछ भी हो सकता है, ये अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। तो जो ये है, इसको यहाँ से पढ़ते हैं कि जो निचोच्च वृत्त की परिधि पर, तो ये जो वृत्त, ये वाला वृत्त है ना, इसकी परिधि पर भी उसकी मध्यम गति ही होगी, है ना। ये बात ध्यान रखने की है, मध्यम गति से चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे प्रतिमंडल और जो उसका केंद्र है, जैसा ये मान के चलिए, ये दूरी हो गई इनके दोनों के बीच की, ये वो वाला हो गया कक्षामंडल, ये प्रतिमंडल हो गया। तो इनके जो केंद्रों के बीच की दूरी है ना, ये वाली जो दूरी है, तो इसका अंतर होगा जो क्या होगा, उनके निचोच्च वृत्त के, जो ये निचोच्च वृत्त है ना, ये बीच में ही आ रहा है ना इधर, तो इसके व्यास के आधे के बराबर होगा, है ना। इससे आप समझ सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली हम यहाँ पर नहीं समझा पाएंगे, कोशिश करते हैं यदि समझा पाएँ। तो यहाँ पर इसको देखिए, और यहाँ पर एक वृत्त बना लीजिए। अभी ये देखिए यहाँ पर ठीक से बन नहीं पाएगा, तो कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ पर ठीक से नहीं बन पाएगा, हम आपको अलग से कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर अभी समझ सकते हैं, इसको थ्योरेटिकली समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास करेंगे जी। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे 20, 21, 22, 23, 24 मंत्र और श्लोक और बचे हैं, उनको कंप्लीट करके हमारा काल क्रिया पाठ पूरा हो जाएगा। उसके बाद गणित पाठ की ओर बढ़ेंगे जी। धन्यवाद।